हाँ थोड़ा जोर से बोलो, डाउट भेजो। अच्छा ठीक है। कहाँ है, किस ग्रुप में? अच्छा। अच्छा ये जो आपने दो तीन क्वेश्चन भेजा हुआ है, ठीक है चलो। तो देखो अभी बेसिक प्रोपर्टीज हमने भी कंप्लीट किया है। मतलब हमने लास्ट क्लास में इस वाले पोर्शन का हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अभी अगले दो तीन क्लास तक मैं हम मतलब मैं सिर्फ प्रॉब्लम कराऊंगा, या आप लोग जिन लोगों ने इस पे बेस्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हो, सो आप डाउट पूछ सकते हो इसी बैच में। मतलब अभी यो 6:30 टू अभी 8 का जो टाइम है, तो अगर आप लोगों ने ट्राई किया इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे किसी बुक से हो, किसी भी एग्जाम से हो, हमारा असाइनमेंट हो, किसी और का असाइनमेंट हो, है ना, कहीं से भी आप पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसी बैच में भी। हम लोग अगले 3-4 क्लास तक सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको आइडिया मिले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। थ्योरी तो पढ़ लिया आपने, अब मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। असाइनमेंट मैंने कई बार भेजा है ग्रुप में, मैं एक बार फिर से आप लोगों को भेज देता हूँ, आप ये असाइनमेंट सॉल्व करो, और फिर जो डाउट हो आप मेरे से पूछो। तो अभी जिन लोगों ने ट्राई किया है तो वो डाउट पूछ सकते हो अभी भी, जिन लोगों ने ट्राई कर रखा है, ठीक है ना। अरे मिहिर तुम्हारा माइक के पास आके बोलो, समझ नहीं आ रहा। फैक्ट्री वाला? नहीं नहीं देखो वहां, अभी तुमने 11 12 का प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया है क्वेश्चन की नहीं? अरे भाई तो पहले वो करो ना, तब तो ये समझ आएगा। जैम में थोड़े लेवल ऊपर है, तो अगर 11 12 वाले क्वेश्चन एक बार 11 और 12 क्लास की प्रोबेबिलिटी कर दो पहले, क्योंकि इसमें 60-70% चीजें वही हैं जो 11 12 क्लास में है। सो क्लास 11th एंड क्लास 12th के एनसीईआरटी का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसके एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो। अगर वो तुम सॉल्व खुद से कर लेते हो, सो इसमें से 60-70% चीजें तुम्हारा खुद ही रेडी हो जाएगा। ये है, अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। जैसे आप फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है, वो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन। अब 11 12 वाला क्वेश्चन जिन लोगों को बेसिक जिनका ठीक होगा तो उनको इजीली समझ आएगा, जिनका बेसिक ठीक नहीं है तो उसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें एफर्ट्स करने की जरूरत है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम ये पूछो कि कहाँ डाउट है, वहां मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर मान लो किसी बेसिक आता ही नहीं है, तो मैं कितनी बार चीजें को कराऊंगा तब भी। तो मेन थिंग है कि आपके एफर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने तरफ से कर ही रहा हूँ, तो आप डाउट पूछो, मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आपको बेसिक ठीक करना पड़ेगा। देखो जैसे अभी मैं पीवाई क्यू कराऊंगा, लेकिन इससे पहले जो डाउट जिन लोगों के हैं, सो वो डाउट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सही, मेल खोल रखा है तो तो जब तक इसके डाउट करा देता हूँ जो इसने पूछे हैं सत्यम ने। देखिए जो क्वेश्चंस ग्रुप में है उसको देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन उन्होंने भेजा है, इसमें कौन सा बताना है भाई, 17 या 18? हाँ जी सत्यम, दोनों या सिर्फ 17 या 18 में से क्या बताना है? इसका आंसर नहीं आ रहा। अरे मैं ऑडिबल हूँ भाई, किसका डाउट था? हाँ तो वही ना। देखो 17 नंबर क्वेश्चन जो ग्रुप में आया हुआ है, ये जैम एम एस 2011 का है। सो ये जो क्वेश्चन है, जैम एम एस 2011 का क्वेश्चन है आपका। ये क्या कहना चाह रहा है, मैं वो इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ जो इसमें गिवन है। सो गिवन है A1 A2 A3 B पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो A1 A2 A3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगली लाइन है, विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज इज 1/2। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, और तीनों मिला के, तीनों इक्वल 1/2 के, ईच इक्वल है 1/2 के। सपोज A3 एंड A1 यूनियन A2 आर इंडिपेंडेंट। अब आपको गिवन है कि A3 एंड
A1 यूनियन A2 आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा। देखो, तो ये एक्चुअली एक थ्योरम भी है, दो तरीके हैं। या तो मैं तुम्हें अगर थ्योरम लिखा दूं कि जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है दैट विल बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, बट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मे नॉट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। बट ये ये क्वेश्चन है, सो एक थ्योरम है, इसको भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बिना थ्योरम यूज के भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये थ्योरम इसे लिख रखा है ना कि मान लो ऐसा है कि A1 A2 एंड A3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और साथ में ये भी दे रखा है एंड इनमें से कोई एक जो है किसी बाकी दो के यूनियन से इंडिपेंडेंट है। मींस फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दूं मैं कि A1, या आगे लिखता हूं ऑल्सो, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो कई बार क्योंकि सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं, बिना इसके भी हो जाएगा, बट तुम्हें याद रहेगा तो आगे से इसको डायरेक्टली यूज कर पाओगे, ये बोलना चाह रहा हूँ। ऑल्सो A1 एंड A2 यूनियन A3 आर इंडिपेंडेंट, देन उस केस में क्या होता है, देन जो A1 A2 A3 दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो ये भी, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब आपको समझ आता है कि टेकन टू एट अ टाइम, ये तीनों एक साथ, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये थ्योरम मुझे नहीं याद है, तो नहीं याद है कोई दिक्कत, फिर हम प्रूव करेंगे उसको। सो अगर ये तुम यूज कर लोगे, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ, पेयर वाइज का मतलब क्या था, probability of A1 intersection A2 is equal to probability of A1 into probability of A2, same thing for A2 A3, same thing for A1 A3। आगे सिमिलरली A1 एंड A2 यूनियन A3 इंडिपेंडेंट है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के। सो ये म्यूचुअली हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, म्यूचुअली का मतलब क्या हो गया, दैट इज आगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल हो जाएगा PA1 इंटू PA2 इंटू PA3, ये चीज है, ठीक है। सो ये यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अब तुम क्वेश्चन देखो, तो अगर मैं ये थ्योरम यूज कर लूंगा तो ये क्वेश्चन एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे गिवन है इंडिपेंडेंट है, तो चूंकि A1 A2 A3 पेयर वाइज है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब कोई भी, यहां मैंने देखो तुमने देखा है, यहां मैं लिखा है A1 A2 यूनियन A3, या ऐसा होता A2 A1 यूनियन A3, यहाँ पे A3 है A1 यूनियन A2, स्टिल कंक्लूजन सेम रहेगा। सो कोई भी एक बाकी दो के यूनियन के इंडिपेंडेंट है तो चलेगा, ठीक है ना। सो क्या आ जाएगा भाई बताओ, फिर यहां से क्या पता चल गया मुझे। सो क्वेश्चन में यही पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, और ये तीनों मुझे दे रखा है ना, तो आंसर कितना आ गया 1/8। तो थ्योरम यूज कर लेंगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर थ्योरम यूज नहीं करेंगे तो फिर हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे इस थ्योरम का प्रूफ करना आसान है, भी कर सकते हैं, यही प्रूफ करना होगा तो उससे हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कुछ पूछना है बताओ, कितना है 3/8 है क्या, तुम्हारा क्या आया था। हाँ तो वो उसमें गलत आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर क्या है 29। ये थोड़ा सा अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो ये आउट ऑफ अभी जितना पढ़ाया उस पर सॉल्व नहीं होगा। ये उसका क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। सो मतलब पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इस असाइनमेंट में गलती से डाल दिया, तो इसको अभी छोड़ दो, है ना। मतलब ये आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो उसका ये क्वेश्चन है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है ये। सर इसको डायरेक्ट भी तो लगा सकते थे ना, मतलब
क्या मतलब सर होता है ना कि अगर मतलब जैसे सर फॉर्मूला होता है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मतलब फॉर्मूला होता है पीए इनटू पीवी, तो यहाँ 3 इंडिपेंडेंट है, उसमें दिया भी है क्वेश्चन में पीए 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 हो जाएगा डायरेक्ट, तो क्या चला है। हाँ मैंने वही किया, लेकिन ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? क्या पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल होगा, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं सर, पेयर वाइज तो ये है ना, तो ये इसलिए लिख पाए क्योंकि मुझे ये कंडीशन गिवन था। अगर ये वाली कंडीशन गिवन नहीं होगी तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे हम। पेयर वाइज मतलब सिर्फ दो को एक साथ ले सकते, यू कैन टेक टू एट अ टाइम ओनली, तो ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंडीशन गिवन है, इस वजह से ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हुआ है। वहां टू एट अ टाइम बस तुम्हें पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या फोटो खींच के क्या भेजो, इसमें क्या पूछना है? तुम इस तरह सॉल्व कर रहे थे, ओके ये भी सही है। तो इससे सॉल्व कैसे होगा? तो यहाँ पे ना एक्चुअली इस तरीके से नहीं होगा, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा हो गया ना डाउट? बाकी और किसी का क्वेश्चन है? जिन लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ट्राई किए हो, चाहे हमारे असाइनमेंट से किए हो या किसी और के असाइनमेंट से किए हो या कोई बुक से किया हो या कहीं से भी किया हो, इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, नहीं तो फिर मैं अभी असाइनमेंट कुछ असाइनमेंट सॉल्व करवा दूंगा, ये है, ठीक है। तो अगर डाउट है तो ठीक है, नहीं तो देखो असाइनमेंट में कुछ ओपन कर लेता हूँ। सो इसमें क्वेश्चन भेजो, ऐसे पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन भेजो फिर देखते हैं। चलिए, तो अभी मैं कल हम लोग इंडिपेंडेंट वाले कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने कल क्या कंप्लीट किया है? अच्छा, कल हमने बेस बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट वाले किए। पहले कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें बेसिक प्रोबेबिलिटी के करवा देता हूँ, या इंडिपेंडेंट का कुछ करना, इंडिपेंडेंट का भी ट्राई कर सकते हो। इंडिपेंडेंस का हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, लेकिन देखो थोड़ी लास्ट टाइम एक दो क्वेश्चन करवा रहा था ना मैं। तो ये सब, ये तो बाइनोमियल का है बेसिक। अब देखो, जिन लोगों ने क्लास 12th के बाइनोमियल, मैं तुम्हें कह रहा था ना, क्लास 12th में एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये क्वेश्चन क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी है, जाके देखो, ये जैम 2024 में आया है। और कुछ नहीं है, जिन लोगों ने 11 12th की प्रोबेबिलिटी की बुक अगर किया होगा सॉल्व, तो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये जैम 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। अब अगर तुम लोग, जो लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो तुम्हें मतलब यू आर इन अ बैड सिचुएशन। अगर आप ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब क्लास 11 12th का क्वेश्चन है एक्चुअली में, जो कि एग्जाम में आ रहा है। और आसान क्वेश्चन जिस बच्चे से एग्जाम में नहीं होगा, उसका एग्जाम कैसे निकल सकता है? क्योंकि मुश्किल तो किसी से भी नहीं होते हैं, जिससे आसान होगा वही तो स्कोर कर पाएगा। अब ये सब क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सोच के देखो क्या है ये। मैं चूंकि इसका थ्योरी मैंने नहीं कराया, अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों को मैंने कहा था बेसिक प्रोबेबिलिटी में भी कहा था, अभी जब से आए हो कि 11 12th का प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लो एटलीस्ट, क्योंकि वो बेसिक है, क्लास 11 12th वाली प्रोबेबिलिटी देख लोगे। अब ये क्या आसान सा क्वेश्चन है कि 12 फेयर डाइस आर इंडिपेंडेंटली रोल्ड, ठीक है ना। सो 12 डाइस को हमने रोल किया इंडिपेंडेंटली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 बार 6 आएगा? बताओ, ये मुश्किल क्वेश्चन है, आप में से जो जिन लोग सॉल्व कर सकते हैं करके बताइए आंसर क्या आएगा। हिंट ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं हिंट दे रहा हूँ, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा है, बट बोल रहा हूँ जिन लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 11 12th का सॉल्व किया है तो वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उन्होंने सच में सीखा है, या जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है बाइनोमियल का, तो आंसर इजीली नहीं आ जाएगा। बताओ जरा क्या आंसर आएगा जिन लोगों को आता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन देख के करने से नहीं निकलेगा क्वेश्चन, ये सब इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके करेक्ट आंसर जब निकाल पाओगे तभी एग्जाम में तुमसे करेक्ट आंसर निकलेगा। अगर घर पे नहीं निकल पा रहा आंसर तो एग्जाम में कैसे निकल जाएगा?
कर पाओगे तुम लोग? मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूँ जिन लोगों का बेसिक, किन लोगों का ठीक है, बोल रहा हूँ 11th-12th का जिन लोगों का बेसिक ठीक है वो ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये है। और अगर नहीं कर पा रहे हो देन योर बेसिक इज वीक, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये चीज़ें हैं कि बेसिक प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 11th-12th की प्रोबेबिलिटी ठीक नहीं है, तुम अगर नहीं कर पा रहे हो ये सब तो। क्वेश्चन क्लियर है ना? 12 डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है 2 पे कम से कम 2 पे 6 आएगी? सिंपल क्वेश्चन है ये। नहीं, एटलीस्ट टू बोला है, एटलीस्ट का मतलब हाँ। सो ये x अगर यहाँ पे ले लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 6 occurs या 6 comes on the upper face, ऐसा समझ लो 6 comes सिंपली इन 12 टॉसेस है ना। तो यहाँ बात बराबर है, एक को 12 बार टॉस करो या 12 डाइस को टॉस करो, है ना। इन 12 डाइस, 12 टॉसेस हो गए ना। सो सिंपल यहाँ पे x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जिन लोगों को समझ आ रहा बताइए, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? बाइनोमियल, हाँ। सो बाइनोमियल में क्या होता है, n होता है, एक p होता है। मैं ये क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व करा रहा हूँ कि तुम लोगों ने 11th-12th के बुक सॉल्व किए हैं, तो जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी भी पढ़ाई नहीं है। तो मैं बस इसी बेसिस पे बता रहा हूँ कि 11th-12th की बुक जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं वहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है 11th-12th के बुक में, तो उनको ईजिली समझ आएगा। या जिन लोगों ने नहीं भी सॉल्व किए हैं, जिनका अच्छा लेवल है प्रोबेबिलिटी में, तो वो इजिली कर पाएंगे, ये चीज़ है। और जो लोग नहीं सॉल्व कर रहे हो, यू आर एट, तो तुम्हें वर्क करने की जो, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स हैं तो तुम्हें सीखना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, सो n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पे 12 डाइस को रोल किया गया, n 12 है। और p होता है बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, एक डाइस पे, एक रोल पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6, तो ये हो गया। अब हमसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल मैंने पढ़ाया नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टॉपिक ऑलरेडी 12th क्लास में है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ हो गया x बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 6, सो कम से कम 2 बार 6 आने चाहिए। या जिन लोगों ने बैच 1 वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया है सब बेसिक प्रोबेबिलिटी पार्ट, वहाँ पे 11th-12th वाली। तो ये सॉरी एटलीस्ट 2 ना, कम से कम 2 बार 6 आया है ना, तो ये नंबर ऑफ टाइम 6 कम्स, तो एटलीस्ट 2, तो इसको 1 माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी x। और बाइनोमियल का सपोर्ट क्या होता है, तो x की पॉसिबल वैल्यू, अगर तुमने 12 डाइस को रोल किया तो हो सकता है एक पे भी 6 ना आए, एक पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, ऐसे x की पॉसिबल वैल्यू 0 से 12 तक हो सकती है। सो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो मोर देन इक्वल टू 2 है, तो ये आ जाएगा लेस देन 2। अब लेस देन 2 में क्या क्या है, 0 1, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 1। अब ये बाइनोमियल का पीएमएफ का आइडिया है आप लोगों को, बाइनोमियल का पीएमएफ जिन लोगों को आइडिया है वो इजीली कर पाएंगे। सो 1 माइनस x बराबर 0, सो ये होता है 12c0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 12, प्रोबेबिलिटी एट 1 12c1 p की पावर 1 q की पावर 11। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो 1 माइनस ये आ जाएगा, क्योंकि 12c01 और 1/6 की पावर 0, तो इसकी पावर 12 और माइनस यहाँ है 1/6 इंटू 5/6 की पावर 11। अब थोड़े से कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकाल लो। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और आंसर का राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर जो कि एग्जाम में अलाउड है, स्क्रीन पर रहेगा, तुम उसको यूज करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाओगे और देख लो क्या आंसर आता है, ठीक है।
सो ये इसका है, ये सब क्लास 11 12th में बोल रहा हूँ, 12th क्लास में स्पेशली अगर एनसीईआरटी जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज 13.6 क्लास 12th का अगर एनसीईआरटी बुक में तुम जाके चेक करो, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.6 उसमें जाके देखो, ये टॉपिक तुम्हें मिलेगा और ये सब क्वेश्चंस भी वहां मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस। ठीक है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज है 13.6, इसके एग्जांपल एक्सरसाइज देखो जाके, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। मेन है कि इंडिपेंडेंटली तुम आंसर निकाल पाओ, ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, कि तुम सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन, आंसर निकाल पाओ, है ना। तो यहाँ से इसको देख लो, कैलकुलेट जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। एनीवे मतलब ज़्यादातर लोग कर लेंगे, देखो जो लोग नहीं कर पाओगे। सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सो ये चूंकि आगे हम कवर करेंगे बाइनोमियल, तब ज़्यादा समझ आएगा। अरे रुक जाओ भाई, पहले ये कर रहे, अब करो, तुम्हारा बीच में इधर उधर नहीं करेंगे, एक साथ डाउट करेंगे बाद में, रुको। तो हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, आपको याद होगा, ये वाला शायद किया था हमने। तो हमने लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, परसों की क्लास में, परसों आई थिंक सैटरडे वाली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, या कल वाले पता नहीं। तो एक लास्ट टाइम ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है हमने। इंडिपेंडेंट बहुत सारे, लेकिन ये तो रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक्स भी आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करता हूँ ना, ये लीनियर अलजेब्रा वाले भी आ जाते हैं। अच्छा, तो यही निकल के आ गया, अभी हमने यही सॉल्व किया है। तो जिन लोगों ने अभी जो मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो ये 16B था, हम यही सॉल्व कर रहे थे। तुम लोग ये ए सॉल्व करो, ए जो है बेस थ्योरम का है, कर पाओगे? पढ़ लेता हूँ पहले। A student population of a university has 30% Asian, American, European, African. It is known that 40% of Asian student, 50% of American, and 60% of all European student and 20% of are girls. Find the probability that girl is chosen at random from university is Asian. Okay, so ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। तुम इसका आंसर, अभी मैंने ये सॉल्व किया था जस्ट अभी, जो आंसर जिसका 1/8 आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो यहां से आपको इसका आंसर 1/8 हो गया था, ठीक है ना। अभी तुम्हें ए पार्ट सॉल्व करने को कह रहा हूं मैं, इसका सॉल्व करके जरा आंसर निकालो क्या आएगा। तो ये कल ही मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई है, तो आज सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों से। सीखो, ये भी क्लास 12th में बोल रहा हूँ, ये टॉपिक भी क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। इसमें कह रहा हूँ 11 12th के एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करना जरूरी है, इससे फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा। एटलीस्ट जिन लोगों का स्ट्रांग नहीं है, एटलीस्ट उन लोगों के लिए वर्क करना पड़ेगा। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं या स्टैट्स वाले वो लोग जो भूल चुके हैं, उस पर वर्क करो, सॉल्व करो जरा इसको, क्या आंसर आएगा। अच्छा ठीक है, आपने तो कर रखे होंगे, जो असाइनमेंट जिन लोगों ने किया है, तो असाइनमेंट में ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो लगाओ, इसमें ट्राई करो बेस थ्योरम लगाने का। और फिर से कर रहा हूँ, ये सब तुम्हें मिलेगा, ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें क्लास 12th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज आई थिंक ये होगा 13.3, बेस थ्योरम 13.3 है ना वहां पे, ये चीज है 13.3 एक्सरसाइज में आएगा, देखो। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे क्लास 12th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलेगा। तो ये सब पूरा सॉल्व कर लोगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जैम के ऐसे ही कवर हो जाएंगे। पानी दे दीजिए भाई। देख लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, जिन लोगों को आता हो तो इजीली कर ही लेंगे, जिन लोगों को नहीं आता वो सीखो क्या होगा यहाँ पे। देखो क्या, कैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम को डिकोड करना होगा, क्या इवेंट है, क्या पार्टीशन है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो आपको खुद ही डिकोड करना पड़ेगा इसको। सो इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी हैज 30% एशियन है, 40% अमेरिकन है, 20% यूरोपियन है और 10% अफ्रीकन है। तो ये पार्टीशन है एक्चुअली, ठीक है ना। अब इट इज नोन दैट 40% ऑफ ऑल एशियन स्टूडेंट,
जो एशियन है उसमें से 40%, अमेरिकन में से 50% और यूरोपियन में 60% और अफ्रीकन में 20% क्या है, गर्ल्स हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एक गर्ल को हमने चूज किया यूनिवर्सिटी से, क्या प्रोबेबिलिटी है वो एशियन होगी। सो एक गर्ल को चूज किया, मतलब जो सेलेक्ट किया एक्चुअली स्टूडेंट को वो गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एशियन हो गया। यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा, एक तो इसने बोला है कि पहली बात गर्ल स्टूडेंट होगी, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज एन एशियन। सो एक स्टूडेंट चूज किया, वो गर्ल है, ये तुम्हें बता रखा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो एशियन होगी। सो यहाँ पे हमारे पास E1 का मतलब होगा कि जो स्टूडेंट है, पार्टीशन ले लो, एशियन है। E2 का मतलब है अमेरिकन, ये मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। E3 यूरोपियन एंड E4 अफ्रीकन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये पार्टीशन हो गया, टोटल जितने स्टूडेंट है या तो एशियन होंगे, अमेरिकन होंगे, यूरोपियन होंगे, अफ्रीकन होंगे, ये पार्टीशन हो गया आपके पास। इवेंट ए यहाँ पे जो हम लेंगे कि सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल, ये हमने ए इवेंट लिया है। इसने कहा ना कि a girl chosen at random, probability that a girl chosen at random from the university is an ASEAN, तो मतलब हमने ए इवेंट कंसीडर किया कि सिलेक्टेड स्टूडेंट गर्ल है। तो क्वेश्चन ये है, अब मुझे बताना है कि मुझे, है ना, गर्ल है ये बता रखा है, तो मुझे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो एशियन होगी। सो क्वेश्चन ये बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है वो एशियन है। सो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग E1 इवेंट गिवन ए, उसने बता दिया कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ वो गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो गर्ल एशियन होगी एक्चुअली। सो दैट इज द E1 गिवन ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ बेस थ्योरम का। सो E1 गिवन ए है, तो मैंने कहा था कैसे पता चलता है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछ रखा होगा, इनमें से एक की प्रोबेबिलिटी पूछ रखा होगा और कोई दूसरा इवेंट गिवन होगा आपको। so, कोई दूसरा गिवन होगा, इसका फॉर्मूला लगा लो बेस थ्योरम का। सो E1 इंटू ए गिवन E1 अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी से लिख लो, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, I फ्रॉम 1 to 4, 4 पार्टीशन है। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो तो मुझे क्या क्या जरूरत है यहाँ पे, हमें 4 चीजों की जरूरत है मेनली इस फॉर्मूले में। एक तो जरूरत है, अच्छा 4 वहां से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, एक तो ये 4 चाहिए। फिर 4 और चाहिए, ए गिवन E1, ए गिवन E2, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जब I को 1 रखूंगा तो यहाँ E1 ए गिवन E1, फिर I को 2 रखेंगे E2 ए गिवन E2, फिर ए गिवन E3 एंड ए गिवन E4। तो ये 8 टर्म्स मुझे चाहिए एक्चुअली, इन 8 की प्रोबेबिलिटी चाहिए और सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम्हें बस ठीक से उसको डिकोड करना है। सब कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तुम देखो 8 डेटा यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में होगा। सो कोई एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट इज एशियन। सो स्टूडेंट पॉपुलेशन, तो स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, गर्ल और नॉट गर्ल, है ना। सो स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितने एशियन थे, 30%, मतलब 0.30 लिख लो। अमेरिकन कितने हैं, 0.40, यूरोपियन कितने हैं, 0.20, अफ्रीकन कितने हैं, 0.10। अब यहाँ गिवन इवन बोलो, अगर कोई स्टूडेंट एशियन है, सो क्या प्रोबेबिलिटी है वो गर्ल होगी। सो इफ अ स्टूडेंट इज एशियन, तो व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग गर्ल, वो भी गिवन है यहाँ पे कि 40% ऑफ ऑल एशियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। सो इफ स्टूडेंट अगर एशियन है तो गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो है 40%। अगर स्टूडेंट अमेरिकन है तो गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50%। अगर स्टूडेंट जो है यूरोपियन है तो गर्ल होने की 60%। अगर स्टूडेंट जो है E4 अफ्रीकन है, सो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग गर्ल इज 20%। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे तुम पुट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए,
सो ये वैल्यू पुट करो, E1 था 0.30 और ए गिवन E1 है 0.40 अपॉन, अब यहाँ पे ऐसे ही 0.3 इंटू 0.4 प्लस फिर E2 0.4 इंटू ए गिवन E2 0.5 प्लस E3 0.2 और ए गिवन E3 0.6 प्लस E4 0.10 एंड 0.20। इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या आता है आंसर। कर पाओगे, देख लो। तो ये बेस थ्योरम लगाया मैंने, ये बेस थ्योरम है एक्चुअली, यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ठीक है जी। तो बताओ आंसर बताओ, सिंप्लीफाई करके इजीली, तो इजीली हो जाए ना, सब कैंसिल कर दो। ये 0.3 0.1 इंटू 2 0.2 होगा यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, ये 0.02 होगा ना यहाँ पे तो। तो ये बताओ, कितना आया था भाई सत्यम, तुम क्या कह रहे थे, कितना आया तुम्हारा? 12/46, तो डिनोमीटर में ऐड कर लो, कितना है ये 46 होगा, मतलब 0.12 अपॉन 0.46 हो जाएगा, तो यही बाद में 12/46 आ जाएगा। कैंसिल भी कर सकते हो तुम, 6/23, बाद में डेसिमल में भी ला सकते हो जरूरत पड़ी तो, है ना, 12 20 है ना, 24 तो 26 तो, हाँ ठीक है, ओके। सो हो गया, किसी को डाउट है इसमें पूछो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो इसमें। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो सो, ये सब एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस है। क्लास 12th लेवल कोई भी बुक उठा लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे है, बेस थ्योरम पे, इंडिपेंडेंट इवेंट पे, बाइनोमियल पे। ये तो अभी मैंने सॉल्व किया था, ये भी सॉल्व कर दिया, आगे देखो। अच्छा ये इंडिपेंडेंट इवेंट जो है, तो ये तुम्हारे अभी, चलो ठीक है, ये सॉल्व करके देखो क्या पूछ रहा है तुमसे। सो ये क्या पूछ रहा है देखो, कि A1 A2 AN B N इंडिपेंडेंट इवेंट्स which the probability of occurrence of event AI given by this, then the probability that at least one of the event occur is। so इसका जरा आंसर निकालने की कोशिश करो, ये क्या कहना चाह रहा है देखो, तुमसे पूछना क्या चाह रहा है। ऑप्शंस भी है हालांकि, सो इसके ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ, फिर इसको लार्ज करता हूँ। सो यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी है, यहाँ पे देखो नीचे, अरे यार इंडिपेंडेंट वाला, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, ये चार ऑप्शन है, तुम्हें ढूंढ के बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ये चार ऑप्शन है। सो दीज आर द फोर ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन के ये तुम्हारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। चलो यहाँ पे मैं ऑप्शंस लगा देता हूँ, अब तुम लोग बताओ सोच के कि क्या आंसर होगा। ठीक है, वो चार ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन है, सोचो। ये इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन बेस्ड है, सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट का है। ठीक है, बाकी लोग देखिए, आपका भी ए आ रहा है क्या?
बंदा सॉल्व कर रहा है क्या? बाकी लोग सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व करो, ट्राई करो, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ए आई आपको गिवन है 1/1 माइनस 1 अल्फा की पावर आई, है ना? जहाँ पे अल्फा मोर देन 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 है, मोर देन 1 है, क्या है, क्या लिखा है पता नहीं, आई 1 2 3 4 है, अच्छा वो अल्फा कोई नंबर है, मोर देन 1 होगा, ठीक है, हाँ। तो आई की वैल्यू 1 2 3 n है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर्स। अब देखो ये एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर है, तो मैथमेटिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर, ये n इवेंट्स हैं, इसमें से एटलीस्ट वन ऑकर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड यूनियन AN, ठीक है? या आप इसी का अगर कॉम्प्लीमेंट आप ले लो, सो इफ यू टेक द, देखो मैं क्या चाह रहा हूं, यहाँ इंडिपेंडेंट बोला हुआ है, इंडिपेंडेंट इवेंट विद म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, सो अगर इंटरसेक्शन हम समहाउ बना दे तो देन इजी है, इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी को हम लोग इंडिविजुअल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो व्हाट विल आई डू, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, मैं लगा रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना? सो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, 1 माइनस A1 यूनियन A2 अप टू यूनियन AN, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का एक साथ कॉम्प्लीमेंट लगाया अभी, तो इसको ब्रेक करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट फॉर्मूला यूज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस A कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, इंडिविजुअल पे जब हम वो लगाएंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, हम जानते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट A3 कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे पता है कि ईच AI इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, थ्योरम था लास्ट क्लास में लिखाया था कि E and F आर इंडिपेंडेंट, देन E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो यहां से आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN कॉम्प्लीमेंट, अभी होगा 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईच AI की प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है, सो इस क्वेश्चन में AI की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फा की पावर I, सो AI कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 1 बाई अल्फा की पावर I, सो A1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 अपॉन अल्फा, A2 कॉम्प्लीमेंट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कॉम्प्लीमेंट 1 अपॉन अल्फा क्यूब, सो इस तरीके से चलता रहेगा। देखो सो उसको यूज करेंगे यहाँ पे, तो A1 कॉम्प्लीमेंट, सो ये 1 अपॉन अल्फा, A2 कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी अल्फा स्क्वायर, फिर अगला अल्फा क्यूब 1 अपॉन अल्फा की पावर n, ये है, सो 1 माइनस ये आ जाएगा, और सो 1 अपॉन अल्फा की पावर ये क्या हो जाएगी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है ना, सो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, सब मल्टीप्लीकेशन होगा ना तो पावर पर ऐड हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा की पावर, इसका सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये चीज है। सो देख लो, सो फाइनली जो ऑप्शन था आपके पास वो इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट आया, 1 माइनस 1 अपॉन, दूसरा ऑप्शन भी था, तुम ऐसा करते कि यहीं पे कॉम्प्लीमेंट ले लेते, इसने बोला था एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 अकर 2 अकर 3 अकर 4 अकर n अकर्स, तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो होगा नो नन ऑफ द इवेंट अकर, तो ये भी लिख सकते थे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ A1 A2 AN ऑकर, कोई ऑकर नहीं कर रहा है, तो इसका भी मतलब फिर वही निकल के आता, ये चीज या यही निकल के आता है ना, तो उससे भी आंसर यही सॉल्व होता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द इवेंट ऑकर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, पूछो। ओके सो तो ये तो इंडिपेंडेंट वाला मैं सर्च कर रहा था इंडिपेंडेंट इवेंट के नाम से, सो जैसे ये क्वेश्चन है देखो, इसको सॉल्व करो। सो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है
55, इसको आप सॉल्व कीजिए। सो 55 अगर आप सॉल्व करेंगे सो क्या आएगा? देखो पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन? ट्राई करो। सो क्वेश्चन इज E1 E2 E3 E4 B4 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट E1 की प्रोबेबिलिटी E2 E3 E4 की प्रोबेबिलिटी पता है। P with the probability that at most two event among E1 E2 E3 4 E4 occurs, then 240 टाइम P क्या होगा? ये जैम 2023 का क्वेश्चन है। सो आप ट्राई करके आंसर बताइए। ठीक है जी, देखो समझ पा रहे हो? ट्राई करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। एटलीस्ट जिनको नहीं भी कुछ समझ आ रहा हो कोशिश करो, तुम देखो क्या कर सकते हो। जब एक स्टेप आगे बढ़ोगे अगला स्टेप दिखेगा, फिर अगले स्टेप जाओगे फिर अगला स्टेप दिखेगा। बट यू ट्राई टू सॉल्व, कोशिश करने के बाद ही सक्सेस मिल सकती है। सो कोशिश नहीं करोगे तो पहले ही फेल्ड हो तुम। ओके, 240 टाइम P is 218। ओके, बाकी लोग?
चलो मैं करवा देता हूँ, एक ही लोगों ने सॉल्व किया, बाकी किसी का आंसर ही नहीं आया। किसी का आंसर नहीं आया। देखो इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि E1 E2 E3 E4 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है और ईच की प्रोबेबिलिटी पता है मुझे। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड probability that at most two of the event among this occur, at most two, ज्यादा से ज्यादा दो इवेंट। तो इसका क्या मतलब है, तो at most two को कॉम्प्लीमेंट करके भी कर सकते हो, सीधा सीधा भी कर सकते हो, है ना। सो आइदर नॉन ऑफ द इवेंट अकर और वन इवेंट अकर और टू इवेंट अकर, ये मतलब है। कॉम्प्लीमेंट लोगे तो थ्री इवेंट अकर और फोर इवेंट अकर, वैसे कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, है ना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। एट मोस्ट टू है ना, 0 1 2। क्या करना चाहोगे, कॉम्प्लीमेंट से करूँ या सीधा सीधा सॉल्व करूँ, तो सीधा सीधा करेंगे कॉम्प्लीमेंट लेके, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 1 है ना। सो ये जो पूछा है आपसे उसकी बात कर रहा हूँ, 1 प्रोबेबिलिटी। तो इसने कहा है कि एटमोस्ट टू ज्यादा ना, ज्यादा से ज्यादा टू, मतलब लेस देन इक्वल टू टू ना, तो ये हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एटलीस्ट थ्री इवेंट ऑकर, ये हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हो जाएगा एटलीस्ट थ्री इवेंट्स ऑकर। अब एग्जाम में यही सब आते हैं, तो ये सब तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, या एटलीस्ट सीखना पड़ेगा। सो एटलीस्ट थ्री इवेंट ऑकर, ये तो ऑल फोर अकर्स और एटलीस्ट थ्री अकर्स, मतलब थ्री मतलब एग्जैक्टली थ्री और फोर अकर्स। तो थ्री इवेंट ऑकर का क्या मतलब है, E1 अकर्स, E2 अकर्स एंड E3 अकर्स बट E4 डज नॉट अकर। तो इसमें ये हुआ कि एग्जैक्टली थ्री अकर्स, फोर डज नॉट अकर। ऐसे ही जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो लिख दो। तो माइनस ऐसा हो जाएगा, E1 अकर, E2 अकर्स, E3 does not occur and E4 occurs. So यहाँ E1 E2 E4 occur करा, E3 does not occur, जहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दिया that does not occur। आगे आ जाएगा माइनस E1 occurs, E2 does not occur, E3 occurs and E4 occurs। तो मैं भी लिख रहा हूँ exactly थ्री इवेंट occurs, ये लिख रहा हूँ मैं। तो 1 2 3 occurs, 1 2 4 occurs है ना, यहाँ 1 3 4 occurs, 2 does not occur। एंड यहाँ आएगा E1 does not occurs, E2 occurs, E3 occurs and E4 occurs। आगे आएगा आपके पास कि माइनस देन नॉन, अब क्या लिखेंगे, ऑल फोर अकर्स ना, एटलीस्ट थ्री था, सो एग्जैक्टली थ्री और ऑल फोर अकर्स। सो ऑल फोर का मतलब E1 E2 E3 E4। अब सिंपली ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो इसको ब्रेक कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कॉम्प्लीमेंट। तो इसको इंप्लीमेंट करो, देखो क्या क्या आएगा। सो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। सो E1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/4 और E4 की प्रोबेबिलिटी 1/5। E4 कॉम्प्लीमेंट है तो 4/5 आ जाएगा। अगला लिखेंगे E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 की 1/3, E3 कॉम्प्लीमेंट तो ये 3/4 हो जाएगा, और अगला है 1/5। फिर माइनस, अब यहाँ लिखेंगे इसका E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 कॉम्प्लीमेंट है तो 2/3, E3 का 1/4 1/5, थोड़े कैलकुलेशन है यहाँ पे, नहीं E1 कॉम्प्लीमेंट तो 1/2 ही आएगा। सो 1/3 1/4 1/5 एंड माइनस में ऑल फोर अकर्स, सो 1/2 1/3 1/4
1/5। अब थोड़े समय मल्टीप्लीकेशन यहाँ करना पड़ेगा, है ना। सो मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो क्या आता है। सो इक्वल टू, है ना, सो ये इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 120, तो ये आ जाएगा 4/120, इधर आ जाएगा 3/120, माइनस अगला हो गया 2/120, फिर माइनस में यहाँ 1/120 माइनस 1/120, तो इसको इम्प्लीमेंट करोगे 1 माइनस, अब ये आ जाएगा 11/120, चेक करो इसको, 120 माइनस 11 हो जाएगा, सो 109/120। तो ये स्मॉल p की वैल्यू होगी, जो p हमारा था स्मॉल p, जो क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 इवेंट ऑकर, तो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया था, ज्यादा 2 तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मोर देन 2 इवेंट ऑकर, है ना। सो मोर देन 2 इवेंट ऑकर का मतलब एटलीस्ट 3 इवेंट ऑकर्स, तो ये आ गया। सो p इज इक्वल टू 109/120, तो हमसे पूछा है 240 टाइम p, 240 टाइम p, सो 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 240 इंटू 109/120, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 109 इंटू 2 218, है ना, जैसे उन्होंने आंसर बताया था, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। चश्मा लगाते हो क्या तुम, क्या लिखा हुआ है? कहाँ नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो है इंडिपेंडेंट है। बताओ भाई क्या पूछना चाह रहे हो? इंडिपेंडेंट है तो लिखा हुआ, ये तो है लिखा हुआ इंडिपेंडेंट है। हाँ ठीक से पढ़ो ना, क्वेश्चन 4 बार पढ़ो, नहीं समझ आया। इंडिपेंडेंट दे रखा है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम लोग सिंपली प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अभी मैं इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन सर्च कर रहा था, सो इंडिपेंडेंट वाला मुझे लगता है हो ही गया। अब आगे क्योंकि चलो इसको ट्राई करो, देखो। सो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, ये दोनों हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड है, अभी जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालो और सॉल्व करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं सीखोगे फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, सब भूल जाओगे। अभी सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आएगा, तो अच्छे दिन का इंतजार करते रहोगे, जिंदगी निकल जाएगी, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। जिस दिन कोशिश करोगे उस दिन अच्छे दिन आना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई करो इसको, है ना। तो अभी कोशिश करो सॉल्व करने की कि कैसे सॉल्व होगा। जहां फंस जाओगे फिर मैं सॉल्व करूंगा तो समझ आ जाएगा कहाँ दिक्कत है, या तो सॉल्व कर पाओ। तो ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट पे है। 2-3 मिनट टाइम लो, बताओ। नहीं हो रहा तो भी बताओ, फिर मैं कर दूंगा सॉल्व।
ओके, फर्स्ट का सी। और ये सब क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में भी आएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें भी आएंगे, ये एग्जाम का ही क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये सब सॉल्व कर लोगे, इसी अप्रोच पे आएगा क्वेश्चंस, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा। ओके, इज नॉट ट्रू है ना, कोई एक ही ऑप्शन होगा जो नॉट ट्रू होगा, तो बी है। ठीक है जी, बाकी लोग देख लो भाई। चलो मैं कर देता हूँ, देखो। तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा है कि ई एफ जी बी एनी थ्री इवेंट जहां ई की प्रोबेबिलिटी पता है, एफ गिवन ई पता है। सो अगर मैं यहीं पे सॉल्व करूं इसको, सो सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इट इज नोन। अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यहां से अगर आप फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3, तो ये 0.06 हो जाएगा, है ना। चेक कर लो। सो अगर इसको आप ओपन करोगे तो एफ गिवन ही मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको यूज करके ये आ जाएगी। अगेन यहाँ पे यूज करो, तो इसको जब यूज करोगे तो यहाँ से आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.1। ई की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो 0.3 इंटू 0.1 0.03 ये आ जाएगी। सो अभी हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया ई इंटरसेक्शन एफ जी इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना। तो इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज करके ये आ गया। अब यहां फिर से ये चीज है, इसको यूज करो, तो इस वाले इंफॉर्मेशन को अगर यूज करोगे तो यहां से आपको मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन ई। अच्छा चलो, है ना, ई एफ जी तीनों लिख सकते हैं। सो एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन जी अगर उसको यूज करोगे सो आएगा इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ना, सो दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस मल्टीप्लाई 0.05 इंटू 0.3, सो 0.15 ये आ गया। सो अभी हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाले यहाँ से, जो जो गिवन है उसको यूज किया। अब मुझे इसको फाइंड करना है, तो आप क्या जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी सब जानते होंगे। सो एक मिनट देखो,
सो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ यूनियन जी, यही पूछा है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, बेटर है ना, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो सो मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ यूनियन जी। अब आप माइनस का मतलब जानते होंगे, आपको याद है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कुछ ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसा है। अभी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मुझे करना क्या है यहाँ पे, सो हमें चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके तो ई तो मुझे पहले से ही पता है, और अगर यहाँ से हम देखें सो व्हाट आई नीड, या तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, एक काम करता हूँ फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इससे आगे क्या ही प्रोसीड करेंगे, है ना। सो इट्स बेटर कि मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। सो आप लोग एक फॉर्मूला इसको नहीं यूज करके मैं क्या करता हूँ, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते होंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको यूज कर लेते हैं चलो। सो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी। जिसको जहां भी डाउट हो तुम पूछो, जो मैं कर रहा हूँ साथ में तुम भी लिख के देखो, तुम्हें समझ आ रहा नहीं आ रहा, लिखोगे तो समझ आएगा। सो ई माइनस ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेम यूज कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा हमें, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, इसको खोलेंगे तो ये यहाँ डी मॉर्गन्स, क्या बोलते हैं उसे, डी मॉर्गन्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मल्टीप्लीकेशन में। सेम यहाँ पे होगा, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन जी, है ना। हो सकता है आपने दूसरे तरीके से सॉल्व किया हो जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं, सो कोई जरूरी नहीं एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा लो, आप क्या करो, यू अप्लाई ए यूनियन बी फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, बाहर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, अब ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ई इंटरसेक्शन एफ ऑलरेडी है, उसका इंटरसेक्शन लेंगे ई इंटरसेक्शन जी के साथ, ई कॉमन ही है, ई इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ई ओनली, तो मतलब ये रिड्यूस होके आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। सो ये पार्ट आ गया। अब देखो यहाँ मुझे जो भी जरूरत है सब यहाँ मुझे गिवन है, वो पहले मैंने फाइंड कर लिया है। मुझे ई की प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी पता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी पता है। तो यहाँ जो भी मुझे चाहिए मैं ऑलरेडी फाइंड कर रखा हूँ, तो पुट कर लो। इसकी वैल्यू 0.3 थी माइनस, अच्छा मैं ओपन कर देता हूँ डायरेक्टली। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.06 माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ई इंटरसेक्शन जी 0.03, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ से आ चुका है। सो यहाँ से आ चुका है, इसका मतलब हो गया 0.15, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 प्लस 3 9, ये माइनस 9 हो गया, यहाँ 3 0 है, सो 30, हाँ अच्छा एक मिनट ये वाला, अच्छा एक मिनट, हाँ वही मैंने मिस्टेक किया होगा यहाँ पे ना। सो ये क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन दिस, सो 0.05 इंटू 0.3, अच्छा ठीक है। सो है ना, यहाँ मैंने गलत लिखा है मतलब, सो 0.05 इंटू 0.3, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट और एक और डिजिट, 3 डिजिट होगा ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, सो 0.15, ठीक है सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से दिस इज 0.015, अब पुट कर लीजिए, ठीक है ना आप। तो ये हो गया 9, 0.09, ये 30, तो 0.21, और 0.21 में आपका ऐड कर लीजिए 0.015, सो 0.21 प्लस 0.015, ये 210 हो जाएगा। सो ये 5, ये 2 और ये 2, देख लीजिए एक बार करेक्ट है कैलकुलेशन। सो
ठीक है ना, ओके डन। तो 0.225 आ गया। तो ये प्रोसेस था इसको सॉल्व करने का, कि पहले यहाँ मुझे ई की प्रोबेबिलिटी पता है, तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। यहाँ भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, तो जी इंटरसेक्शन ई आ गया। और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी आ गया कंडीशनल से। तो यहाँ मैंने शुरू में गलती किया था ना, वो मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक। तो उसके बाद हमने फिर ये फॉर्मूला लगाया, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसको ओपन किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, फिर ए यूनियन बी का वापस फॉर्मूला लगाया, फिर जो भी चीज़ें मुझे चाहिए था मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, तो वो यूज़ कर लिया। तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, और भी तरीके हो सकते हैं। सो आपने ऐसे ही सॉल्व किया था जिन्होंने आंसर बताए थे, कैसे किया आपने? अच्छा ये भी सही है ना। सो दूसरा तरीका होता है वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, उससे इजीली आ जाता है, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है, वो भी सही है ना। सो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, और तीसरा तरीका हो सकता है। सो एक क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, सो आपने ठीक है, नॉट प्रॉब्लम। सो वेन डायग्राम बना के भी आप देख सकते हैं क्या पोर्शन आएगा, ओके। दूसरा देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, अब इस पे आते हैं। सो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ई एफ आर बी एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट जहां ई की प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच है, एफ की प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच है। अब पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला देखो, नाइदर ई नॉर एफ, तो इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द मीनिंग इज ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। सो अब ई एफ तो इंडिपेंडेंट है, तो ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। सो दिस विल बी डायरेक्टली ई कॉम्प्लीमेंट इनटू एफ कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई इंटू 1 माइनस पी एफ। लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे लगेगा अच्छा आते, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट, मुझे नॉट ट्रू चुनना है, ध्यान रखना आपको कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट चुनना है, कि दैट इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली बी की अगर बात करें हम, ऑप्शन बी जो है, exactly one of E and F occur, exactly one of E and F occur। so इसका मतलब ये हुआ कि E occurs F does not occur, और F occurs E does not occur, इसका ये मतलब है exactly one occurs। so अगर E occur होगा and F occur नहीं होगा, so E occurs and F does not occur, या F occurs and E does not occur। इसको भी खोल लो अब। so ये एक्चुअली अच्छा देखना किस फॉर्म में लाना है मुझे, तो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला यूज कर दो, है ना, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो यू कैन डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, या काम भी कर सकते हो, ये ई माइनस एफ है एक्चुअली, और ये एफ माइनस ई है, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी यूज कर सकते हो आप, या ये वाला लगाना ऐसे लगा लो, ठीक है। और आगे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू ई कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जब आप ओपन करोगे, सो एफ कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी एफ, ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, सो मल्टीप्लाई करो, सो ये बनेगा पीई, फिर वहां से एक आ जाएगा पी एफ, और यहाँ से आया होगा एक पीई इंटू पी एफ, एक वहां से भी आया होगा पी इंटू पी एफ माइनस में, सो 2 टाइम पीई इंटू पी एफ आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 को गायब कर दिया, तो ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए ट्रू ऑप्शन है ये। सो ये स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है, और चूंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, इज लिखा हुआ है, तो इसमें हो गया, तो बाकी छोड़ सकते हो। लेकिन देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो आगे जो तीसरा ऑप्शन है थर्ड, सो सी इज ई ऑकर बट एफ डज नॉट ऑकर, तो ये वन पार्ट हो गया कि ई ऑकर एंड एफ डज नॉट ऑकर, ये मतलब है। सो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ, ये चीज सेम ही है, इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वही लिखा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है एक्चुअली, ठीक। अब बचा डी, डी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ई ऑकर गिवन दैट एफ डज नॉट ऑकर, सो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ई ऑकर गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ डज नॉट ऑकर, और मुझे कुछ ऐसा दिया था क्या इंडिपेंडेंट, तो मुझे पहले ही बता रखा है ई एफ इंडिपेंडेंट है,
तो अगर ई एफ इंडिपेंडेंट है, सो एफ गिवन हो या एफ गिवन ना हो, ई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। सो ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, तो ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, तो डायरेक्टली पीई के इक्वल होगा बिकॉज ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो इसकी वजह से ये भी ट्रू स्टेटमेंट आ गया, तो सिर्फ फॉल्स बी था, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पे। सो दो क्वेश्चन था 19 और 20, 19 का सॉल्यूशन ऊपर लिखा है, 20 का यहाँ, लेकिन तुम्हें सीखना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व, तो अपने तरीके से सॉल्व कर, जरूरी नहीं यही करना है, और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो तुम ट्राई करोगे तो होगा, ठीक है जी। सो ऐसे क्वेश्चंस, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट बहुत सारे हैं, आप सब सॉल्व करो। तो अभी मैंने इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस ढूंढे हैं, इवेंट वाले। सो यहाँ पे देखो अब आगे क्या है। सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, आया ही नहीं। तो ये तो हो ही गया ना, ये तो हम पहले ही सॉल्व कर रखा है, दोनों हमने अभी आज ही सॉल्व किया है, और ये भी आज हो गया, तो कुछ खास है ही नहीं इसमें ना, इसमें सारा हो गया। तो ये वाला करके देखो, क्वेश्चन नंबर ये जो है 6 जो है, ये तो नहीं पढ़ा है, 6th वाला कर सकते हो तुम, 6th वाला ट्राई करके आंसर बताओ। और ट्राई करो, सिर्फ एक ही लोग हैं, एक या दो लोग मुश्किल से हैं जो आंसर बता रहे हैं, मतलब बाकी लोग या तो ट्राई नहीं कर रहे हैं, या उनसे हो नहीं रहा, या फिर बताना नहीं चाह रहे हैं, ये। तो घर पे जब भी क्लास में बैठो, घर पे एकदम स्टडी मोड में बैठो, जैसे ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़ाई करते हो, सेम तरीके से कि नो पेन पेपर लेके पढ़ो, अब पूछो जो पूछना है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, पूछो, बताओ इसका आंसर बताओ। ओके सी, बाकी लोग देखिए, तो हालांकि ये सिंपल है, इन्होंने बता रखा है तुम्हें ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी ये बता रखा है कि ई एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो इंडिपेंडेंट होने की वजह से ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी पीई हो जाएगी, एफ गिवन ई जस्ट पी एफ हो जाएगी, ये 1 हो गई, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से पीई इंटू पी एफ 2/9 हो जाएगी। सो नाउ यू हैव टू थिंक दैट टू नंबर्स का सम 1 है और उन दोनों का प्रोडक्ट 2/9 है, तो ऐसे कौन सा दो नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 आएगा, सोचो। सो ये हो सकता है 1/3 इंटू 2/3, ऐसा लिख सकते हैं, और 1/3 और 2/3 का सम कितना होता है 1। बट ध्यान एक चीज रखना है कि यहाँ इन्होंने कहा है कि पीएफ जो तुम लोगे वो छोटा वाला लेना, तो ये तुम 1/3 लो और ये तुम 2/3 लो, तो हो तो गया काम, देखो। सो पीई को हमें 2/3 लेना है, सो 2/3 प्लस 1/3 1, और ये 2/3 इंटू 1/3 बराबर 2/9। तो डायरेक्टली हमें समझ आ गया कि पीई के जो वैल्यू यहाँ से ये क्लियर हो गया
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लार्जर वाला लेना है ना मुझे, क्योंकि यहाँ ना हम तो इसको ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ भी ऑर्डर मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसलिए इन्होंने ऑर्डर फिक्स कर दिया कि पी एफ छोटा वाला होगा, जो लार्जर नंबर आएगा वो पी ई होगा। तो वो हो गया, तो पी ई 2/3 हो गया और पी एफ 1/3 हो गया। हालांकि तुम क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, मान लो ऐसा है x प्लस वाई बराबर 1, x इंटू वाई बराबर 2/9, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ रख लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। टू इक्वेशन टू अननोन है ना, तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा, दो सॉल्यूशन आएंगे क्वाड्रेटिक का भी, 1/3 2/3 1/3 2/3। अब तुम्हें देख लेना है कौन सा सुटेबल है, तो यही सुटेबल होगा। तो पी ई पूछा है, तो ई कितना है 2/3, तो ये 2/3 है ना, कुछ लोग गलती से 1/3 भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पी ई लार्जर 1 है तो 2/3 ही होगा, तो 2/3 है तो हो गया बस। तो ऐसे भी देख सकते हो या क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी आ जाएगा। तो आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें तो इतना ही था। अब मैं थोड़े से कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करा देता हूँ, बेस थ्योरम या वो वाले ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी के। ये तो ये भी हालांकि एक्सपेक्टेशन वाला है, ये मैंने अभी सॉल्व कराया आपको, बस ये बताया था बाइनोमियल का क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन अभी कर पाएंगे हम लोग, एमएलई का क्वेश्चन है ये। यहाँ भी ये टेस्टिंग का क्वेश्चन है ना, ये भी है ना, सब एस्टिमेशन वाला है mainly। ये भी एक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। Probability of type 2 error, दिक्कत है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो। तो ये कह रहा है कि कंसीडर, है ना, ये सब रैंडमली क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको भी जैसे सॉल्व इतना आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन मिले इस टॉपिक के, एटलीस्ट आप ट्राई करने की हिम्मत कर सकते हो। आंसर आया ना है बात की बात है, एटलीस्ट आप ट्राई करो, आपको अप्रोच पता होना चाहिए क्या है। सो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या हम अभी सॉल्व कर पाएंगे, पढ़ लेता हूँ पहले मैं। सो कंसीडर अ 3 कॉइन हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन दिस, अ प्लेयर सेलेक्ट वन ऑफ these 3 coins at random. If the player tosses the selected coin 5 times independently, then क्या probability है obtaining 2 tails in 5 tosses? I think ये भी बाइनोमियल से सॉल्व होगा, अभी मुझे लगता है मुश्किल होगा ना। सो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 tails और सबका probability अलग अलग है। अच्छा ये भी दिक्कत है, 2 tails in 5 tosses। तो अभी जितना पढ़ा है उसके बेस पे ट्राई कर पाओगे। देखो पहले तो एक कॉइन उसने सेलेक्ट किया और उसको 5 बार टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आएगी 5 टॉस में। तो फिर से देखो, क्लास 11 12 वाला बेसिक बाइनोमियल बड़ा हेल्पफुल है, यहाँ भी बाइनोमियल यूज होगा यहाँ पे एंड में। लेकिन है ये क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, ये क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स किया हुआ है। ट्राई करके देखो, एटलीस्ट देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, फिर मैं करवा देता हूँ। बाइनोमियल क्लास 12th में सिंपली यहाँ पे है ना, 5 बार में 2 बार, हमें 5 बार में 2 बार टेल चाहिए, ये चीज है। बाइनोमियल नहीं यूज करेंगे तब भी हो जाएगा एक्चुअली। अब तुम्हें देखना है, जैसे बाइनोमियल का यूज कब होता है, एंड ट्रायल से एंड ट्रायल में आर सक्सेस चाहिए आपको, जो आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कोई नहीं, ट्राई करके देखो, थोड़ा टाइम देता हूँ, ट्राई करो फिर मैं करवाता हूँ।
जब तक असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा तुम्हारा क्या डाउट था भाई सत्यम, वो करवा देता हूँ। नहीं तो इसमें पूछा था आपने 18वां क्या था कि x be a set containing an element if two subset A and B of X are picked at random the probability that A and B have the same number of elements. Okay, so A और B के पास same number of element होगा, ठीक है। तो देखो मैं कर देता हूँ, वेट करूंगा ना, कुछ लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली मुझे पता है, लेकिन बाकी लोग ऐसे। तो यहाँ पे जैसे मैं इवेंट अगर बनाऊंगा तो E1 ले लेता हूँ, कंसीडर 3 कॉइन्स हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। सो पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दूसरे कॉइन पे 1/2, तीसरे पे 3/4। तो मैं ऐसे E1 बोल देता हूँ कि कॉइन 1 सेलेक्ट हुआ, कॉइन 1 सेलेक्टेड। E2 का मतलब कॉइन 2 सेलेक्टेड। E3 का मतलब कॉइन 3 सेलेक्टेड। ये आपका पार्टीशंस हो गया। ए इवेंट यहाँ क्या लेंगे हम, इसने कहा था कि 3 कॉइन है, तीनों पे हेड की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो ये फेयर कॉइन नहीं है, या है ना अनबायस्ड कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन है या अनफेयर कॉइन बोल सकते हैं। सो अ प्लेयर सेलेक्ट वन ऑफ दिस कॉइन्स एट रैंडम। सो मतलब 3 कॉइन में एक कॉइन चुनना है मुझे, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ इन 3 इवेंट बनाए ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3, ये है। ये 3 इवेंट बनाए, इन तीनों की ये प्रोबेबिलिटी है। अब एक कॉइन रैंडमली चूज कर लिया, अब 3 में से कोई भी एक ही कॉइन आएगा, ठीक है। तो पहला कॉइन है, दूसरा कॉइन है, तीसरा कॉइन, इसलिए पार्टीशन है। अब कह रहा है उस कॉइन को उसने 5 बार टॉस किया। अब जो भी कॉइन निकल के आया उसको 5 बार तुमने टॉस किया, ठीक। अब उस 5 बार में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार टेल आएगी। आउट ऑफ द 5 टॉसेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स विल बी देयर, मतलब 3 हेड्स होंगे, 3 हेड्स होंगे एंड 2 टेल्स होंगे, यही मतलब है। सो बताओ, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे ए होगा 2 टेल्स आउट ऑफ 5 टॉसेस, है ना। 5 टॉस में से 2 बार टेल आना है, मतलब इक्विवेलेंट है 3 टाइम्स हेड आना है 5 बार में। सो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा, तो ये होगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई फ्रॉम 1 to कितने पार्टीशन है 3। ये जो मैंने लिखे हैं फॉर्मूला, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। डन। अब सो मुझे E1 E2 E3 तो पता है, अभी इसकी जरूरत है। सो आई नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ए गिवन E2, ए गिवन E3। अगर उतना मिल जाएगा तो काम हो जाएगा मेरा। तो मुझे चाहिए, सो आई नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। इसका क्या मतलब है कि अगर पहला कॉइन मैंने सेलेक्ट किया, गिवन है E1, मतलब इफ वी सेलेक्ट द फर्स्ट कॉइन व्हाट इज द चांस दैट आउट ऑफ द 5 टॉसेस देयर विल बी 2 टेल्स। 5 टॉस में 2 टेल आना है, तो टेल पहले कॉइन की बात कर रहा है, पहले कॉइन पे हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4, टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो यहाँ आएगा 3/4 का कितने बार टेल आना है, 2 बार टेल आना है। हेड कितनी बार आना है, हेड आना है 3 बार, क्योंकि 5 टॉस है। अब 5 बार में से किसी भी 2 टॉस पे टेल आ सकता है, तो ये हो जाएगा 5C2। तो इनडायरेक्टली मैं बाइनोमियल का पीएमएफ लिख रहा हूं। हमने क्या किया, 5 टॉस में से 2 बार टेल आना है, 3 बार हेड आना है। टेल की प्रोबेबिलिटी पहले कॉइन पे 3/4, हेड की 1/4, तो हेड 3 बार, टेल 2 बार। अब 5 बार में किसी भी 2 बार टेल आ सकता है, तो 5 चूज 2। और ये बाइनोमियल का ही पीएमएफ है, NCR P की पावर R Q की पावर N-R, जहां R मेरा 2 टेल आना है, इस तरह से। सिमिलरली A गिवन E2, अगर मैं सेकेंड कॉइन चूज करता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको 5 बार टॉस करने पे 2 बार टेल आएगी। सिमिलर थिंग, तो यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो टेल आने की भी 1/2 ही होगी। और यहाँ फिर से 5C2। प्रोबेबिलिटी A गिवन E3, अगर थर्ड कॉइन चूज करता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 टॉस में से 2 बार टेल आएगी। सो 5 टॉस है फिर से, सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो टेल आने की 1/4, तो 2 टाइम टेल, और हेड आने की 3/4 थी, 3 टाइम हेड और 5 चूज 2। अब ये आप सिंप्लीफाई करके नंबर तो निकाल ही लेंगे। तो आपको ये क्वांटिटी भी पता है और ये भी पता है, यहाँ बस यही तो पुट करना है।
इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर आप ओपन करेंगे, सो E1 इंटू ए गिवन E1, E2 इंटू ए गिवन E2, E3 इंटू ए गिवन E3। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी है, 3 क्वांटिटीज यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, बस इसको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करना है। सो 1/3 इंटू दिस, 1/3 इंटू दिस एंड 1/3 इंटू दिस, उससे आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? देखो किसी ने सॉल्व किया तो आंसर बताओ, आया किसी का? ए आया, ठीक है, तो ए हो गया। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। तो एक बार 11-12 वाला प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लो, वो भी एज ए होमवर्क है। और जो असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेजे हैं वो भी होमवर्क है। और बहुत सारे असाइनमेंट ड्राइव में होंगे जो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो आप ढूंढ के देख सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट्स मार के। वहाँ पे जो PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर है उसके अंदर जाके, एक तो DP वाला फोल्डर है और एक मास्टर्स स्टैटिस्टिक्स का फोल्डर है, तो बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी है उसमें, वो सॉल्व कर सकते हो आप। तो अभी मैं इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी अभी कल भी मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व करवाऊंगा, तब तक आप लोग भी सॉल्व करो। जो डाउट हो क्लास में पूछना, नहीं होगा तो मैं खुद क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आज जैसे प्रॉब्लम की है हमने, कल भी प्रॉब्लम ही करेंगे। सो अभी जो इसके डाउट था वो करके क्लास स्टॉप करेंगे। तो इसका जो डाउट है वो देखो, तो ये जो पूछा हुआ है इसका 18 नंबर डाउट है, ग्रुप में है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये था कि x बी अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। तो x कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है ना। सो एग्जांपल के लिए मान लो 1 2 3 अप टू n, एग्जांपल के लिए x एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है। तो मुझे बताओ x के पास टोटल कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n है ना। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n है। अच्छा, तो इस 2 की पावर n में कितने सबसेट होगा जिसमें 0 एलिमेंट होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा? ऐसे कितने सबसेट होंगे? हाँ, एक होगा, वो एक्चुअली NC0 है। ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें 2 एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट होंगे? NC2 आएगा वो। एक मिनट, एक एलिमेंट वाले कितने होंगे? NC1 है ना। एक एलिमेंट वाले NC1, जैसे सिंगलटन सेट्स जो होंगे, तो ये n आंसर क्यों आएगा? क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ सिंगलटन सेट्स जो सबसेट होंगे इसके। फिर 2 एलिमेंट्स वाले NC2, 3 एलिमेंट्स वाले NC3 एंड सो ऑन, n के NCn। और आपको पता होगा इसका सम क्या होता है? 2 की पावर n। ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे इसकी जरूरत है। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। सो क्वेश्चन ये पूछा है इसमें आगे। तो पहले इसने कहा है कि x बी अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट, और कह रहा है कि 2 सबसेट्स a and b of x are picked at random। अब टोटल 2 की पावर n सबसेट है, उसमें मैंने 2 सबसेट सेलेक्ट किया। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि a और b में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा? जितने एलिमेंट a में है उतने ही एलिमेंट b सेट में होंगे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? क्यों? एक मिनट को, a and b have same number of elements है ना। तो जैसे 2 सबसेट एट रैंडम चूज कर रहे हैं, ऐसा बोला है। 2 सबसेट a and b are picked at random, दोनों सेम नहीं हो सकता। नहीं, सेम नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसको ऐसा बोलना चाहिए था, 2 सबसेट सेलेक्ट किया विथ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। पहला सेलेक्ट किया देन दूसरा बाद में सेलेक्ट किया, तो एट रैंडम ये लिखना चाह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट a and b हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो मतलब मान लो पहला a एम्प्टी सेट है तो b एम्प्टी हो सकता है, लेकिन एक बात, एम्प्टी सेट वाला एक ही सबसेट है ना। तो सो यहां से जो आंसर, तो देखो एक एलिमेंट वाले n है, एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट है टोटल? NC1 है ना। तो NC1 इंटू, एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन में उसने गलती किया है। यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि a और b कोई 2 सबसेट है, a और b एनी 2 सबसेट है,
और वो हो सकता है इक्वल भी हो, सेम ही दोनों से हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जस्ट ए में जितने एलिमेंट है बी में भी उतने ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है। तो या तो होगा क्या, यहाँ पे देखो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देता हूँ, तो सैंपल स्पेस में 2 की पावर n एलिमेंट है। यहाँ एक्चुअली जो पूछना जो चाह रहा है कि जैसे अगर ए भी एक सबसेट है बी भी एक सबसेट है, ए बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो या तो ऐसा होगा कि देयर आर nc0 into nc0, तो nc0 मतलब क्या ये हो गया कि a इज एम्प्टी सेट एंड b इज आल्सो एम्प्टी सेट। तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई करना होगा कि a एंड b एनी टू सबसेट्स है, मे बी इक्वल, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a एंड b आर एनी टू सबसेट ऑफ x, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ होगा nc1 into nc1, nc2 into nc2 और लास्ट में जाएगा ncn into ncn। तो इसकी अगर वैल्यू पूछेंगे ये कितना होता है, मुझे पता है न्यूमरेटर का सम कितना है, किसको याद है? अच्छा ये बन रहा था, ओके, nc0 nc1 स्क्वायर एंड सो ऑन ncn स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, किसी को भी याद है कि नहीं? तो इसका सम जो आता है, इसका एक्चुअली सम जो आएगा न्यूमरेटर का ये आता है 2ncn, मतलब 2ncn और ये है 2 की पावर n, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है nc0 स्क्वायर nc1 स्क्वायर एंड सो ऑन ncn स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आएगा 2ncn, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो तुम याद रखना आगे से, तो जैसे इसका फॉर्मूला ये है वैसे ही nc0 स्क्वायर से लेके ncn स्क्वायर, दिस इज 2ncn, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको यूज कर लो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो a and b are any two subset of x, then what is the probability that both a and b have the same number of element? तो या दोनों एम्प्टी सेट होगा, या दोनों सिंगलटन होंगे, या दोनों में दो दो एलिमेंट होगा एंड सो ऑन, दोनों में n एलिमेंट होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटीज है, तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास ये स्टॉप करते हैं। आप लोगों का होमवर्क है, जिन लोगों ने 11-12 वाली प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं सॉल्व किया जाके 11-12 का एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद जो असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेजे हैं वो सॉल्व करो, उसके बाद डिफरेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जो आप बुक पढ़ रहे हो बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर सकते हो, इतनी सारी चीजें मटेरियल है सॉल्व करने को, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे टू गेट द कॉन्फिडेंस दैट एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इतना करो कि क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व कर पाओ, ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देख देख के कर रहे हैं और कि नया क्वेश्चन आ गया तो हो ही नहीं रहा है। तो तुम इस तरह से सॉल्व करो कि कोई नया क्वेश्चन मिले, तुम्हारे अंदर एक हिम्मत हो कि तुम अटेम्प्ट कर सको, आंसर निकाल सको। तो ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चन आने हैं, तो एग्जाम में या टेस्ट में नया क्वेश्चन तुम फेस करोगे, तुम्हारे अंदर तो इतना होना चाहिए एबिलिटी कि तुम सॉल्व कर सको नए क्वेश्चन को, तो इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो अभी स्टॉप करता हूँ यहीं पे ये वाला बैच, मतलब एकलव्य 2 की क्लास, एकलव्य 1 की क्लास होगी। सो बाकी असाइनमेंट सॉल्व करो, और कल फिर डाउट होगा डाउट पूछना, नहीं तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कल भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हाँ।